भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। मोदी सरकार ने अपने 6 महीने का कार्यकाल पूरा किया है। इन 6 महीनों के दौरान क्या फैसले लिए गए हैं, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, उन सारी चीज़ों का आकलन हम करेंगे आज। शुरुआत हम उस जगह से कर रहे हैं जो इन 6 महीनों में सबसे बड़े निर्णय के तौर पर देखा गया, यानी जम्मू कश्मीर। तो क्या यहाँ पर आतंकवाद पर नियंत्रण पाया गया है? क्या धारा 370 के बाद के जो कानून व्यवस्था के हालात हैं वो सही हैं? क्या जम्मू कश्मीर अब पूरी तरीके से सामान्य नजर आ रहा है? पाकिस्तान को क्या अपनी नीतियों से अब काबू में किया गया है? इसके साथ ही 6 महीने का पूरा बही खाता। 6 महीने कड़े फैसलों के। आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। जान दे दी है सब 370 हटाने के लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? 6 महीने बड़े फैसलों के। कि एक बार इस मुल्क की बेटियों के लिए, बहनों के लिए, खवातीनों के लिए क्या हम एक नहीं हो सकते? इस न्याय से हमें खुशी है। देखिए, सियासत तो होती है। इलेक्शन आया, हम जीत गए, कोई हार गया। लेकिन क्या हम इस मुल्क के मुस्लिम समाज के बेटियों के साथ खड़े नहीं हो सकते? क्या इस पर भी हम सियासत करेंगे? क्या 6 महीने पुराने वादों के। एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बीच में कुछ कंफ्यूजन हुआ है। एनआरसी के अंदर कोई प्रावधान नहीं है कि और धर्मों के लोगों को रजिस्टर में नहीं लिया जाएगा। सभी धर्मों के लोगों को लिया जाएगा। जो भारत के नागरिक है वो सभी को लिया जाएगा। इसमें कोई धर्म के आधार पर भेदभाव करने का प्रश्न ही नहीं है। एनआरसी एक अलग प्रक्रिया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वो एक अलग प्रक्रिया है। 6 महीने भविष्य के इरादों के। Supreme Court of India had asked the Union government to bring in a uniform law, uniform civil law in the country. Through decisions like triple talaq, we are gradually moving in that direction. I am sure India is one country, should have one law. यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, बाकी बात है। एक काम जरूर आया है, वो जो क्या बोलते हैं, वो जो शादी के लिए बात जो करते हैं वो बहुत ही गलत प्रक्रिया है। मैं भूल रहा हूँ उसका नाम। हाँ, हलाला, निकाय हलाला। निकाय हलाला मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बहुत ही अभिनंदन करूंगा। कई महिलाएं गई हैं वहां पर। हाँ। और मैंने अपने विभाग को कहा है निकाय हलाला में भी सपोर्ट करना चाहिए, ये उचित नहीं है। 6 महीने दशकों के विजयी विश्वास के। इतना बड़ा मसला राम जन्मभूमि का आज शांति से निपट गया कि नहीं निपट गया? सब कुछ शांति से हुआ कि नहीं हुआ? सभी समाजों ने उसका स्वागत किया कि नहीं किया? भाईचारा मजबूत हुआ कि नहीं हुआ?
अरे यही तो राम जी की ताकत है। हिंदुस्तान के मुसलमान को मस्जिद चाहिए या रोजी रोटी चाहिए या हिंदुस्तान के मुसलमानों को इंसाफ चाहिए और जो संविधान ने वादा किया है इंसाफ चाहिए। 6 महीने अब भी अधूरी अच्छे दिनों की आस के। साथियों, अब भारत ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए कमर कसी है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। Mr. Amit Shah and Mr. Narendra Modi live in their own imagination. They have no contact with the outside world. Right. They live in their own world, right, and they fantasize about things. Right. That is why the country is in such trouble. In fact, मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, so don't worry. मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। ज़्यादा प्याज खाने पर कैंसर हो जाएगा। Growth is down, everybody is suffering, millions of people have been pushed under the poverty line, and this government is in complete denial. Finance Minister does not eat onions, so you don't eat onions too in future. 6 महीनों में देश की जीडीपी लगातार नीचे गई। इन 6 महीनों में बेरोजगारी बढ़ी। इन 6 महीनों में ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारा नीचे गया। 5 साल के जनमत में 6 महीनों की समीक्षा का रिवाज नहीं हुआ करता, लेकिन मोदी 2.0 के 6 महीनों में जितनी तेजी से तस्वीरें बदली हैं, उसमें एक एक दिन का आकलन जरूरी हो जाता है। इन 6 महीनों में जो हुआ वो हर बार कहानी के क्लाइमैक्स की तरह हुआ। सरकार के फैसले, जनता की प्रतिक्रिया, सब कुछ चरम तक पहुंचा। इन 6 महीनों का हर दिन केंद्र सरकार के फैसलों से हुए असर की पड़ताल का है। उम्मीदों का है, इरादों का है, वादों का है, जवाबों का है, सवालों का है। सरकारी फैसले की प्रतिक्रिया अब पुरानी हो चुकी है। अब जो यहाँ के लोग हैं वो चाहते हैं कि सरकार उनकी बाकी चीज़ों को सुने, मसलन ये कि विकास किया जाए। ये अपने आप में देखिए तो बहुत बड़ा परिचायक है इस बात का कि हाँ, स्थिति अब यहाँ पर सामान्य हो चुके हैं। लेकिन सही मायने में यहाँ पर जब पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तब लोगों को ये एहसास होगा कि चीज़ें बदली हैं, उनके फ़ायदे के लिए बदली हैं, और एक तरह से वो एक आंकड़ा भी होगा सरकार के लिए दिखाने के लिए अपनी उपलब्धि के तौर पर। मोदी 2.0 के 6 महीनों में धारा 370 के हटने के बाद 5 अगस्त से लेकर 7 दिसंबर तक का जम्मू कश्मीर भी शामिल है। इसको लेकर 70 साल से देश धमकियां, चेतावनियां देखता सुनता आया था, लेकिन चंद मिनटों में इसका फैसला हो जाना मोदी 2.0 के लिए महत्वपूर्ण था। सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड के नामक पड़ा जाएगा। संसद में तो कहा था रक्तपात होगा, खून की नदियां बहेगी, मगर जम्मू कश्मीर की जनता ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैं मानता हूं कि 370 से जम्मू कश्मीर की जनता का कोई लेन देन नहीं था, कुछ गिने चुने नेताओं का लेन देन था। ये बात अब स्पष्ट हो गई है और प्रशासन ने भी अपने में भरोसा, अपने में जनता का भरोसा बढ़ाया। जब समीक्षा 6 महीनों के कार्यकाल की हो रही हो तो जम्मू कश्मीर के 4 महीनों की बात करना जरूरी हो जाता है। सरकार का दावा अक्सर यही रहता है कि धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर में हर तरफ ऑल इज वेल है, लेकिन सवाल उठाने वाले सवाल उठाते हैं कि गणतंत्र के साए में गणतंत्र का वो स्वरूप कैसा है जिसमें मुख्य राजनीतिक दलों के मुखिया नजरबंद हैं। इसका जवाब कश्मीर की जनता के पास ही है। यहाँ पे हम लोगों के जो भी यहाँ पे जो भी मसले हुए या यहाँ कोई भी यहाँ पे भी मसला हुए तो इन लोगों 2 पार्टियों की वजह से यहाँ पे हुए। तो एनसी और पीडीपी में हमेशा कहता रहता हूँ, जब भी मौका मिले तो मीडिया पे ये चीज़ें बोलता रहता हूँ कि एनसी और पीडीपी ने हमारी यूथ को यहाँ पे बहुत ख़राब किया हुआ है, क्योंकि और उन लोगों ने हम लोगों को धोखा दिया। ना ही तो हमने कहीं पर डेवलपमेंट देखी, ना हम लोगों ने कहीं ये एम्प्लॉयमेंट देखी। 370 और 35A ये एक शाहाना कालीन बन चुका था और इस पे कुछ खानदान अपनी
शख्सियतों को अपनी खुसूसी जो हम स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं वो इस स्पेशल स्टेटस का मज़ा उठाते थे। देखिए आम लोगों की अगर बात करें, एक मज़दूर को वही 500 रुपये अब भी चाहिए और वही 500 रुपये दिहाड़ी उसको तब भी चाहिए थे जब यहाँ पर धारा 370 थी। सरकार का दावा है कि जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास में धारा 370 बाधक थी। बीते 4 महीने भले ही विकास के दावों की पूरी तस्वीर न दिखा पाए, लेकिन सरकारी मंशा की झांकी तो देखी ही जा सकती है। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक ही बार में सब कुछ एक ही टाइम पे आपको 1 दिन 2 दिन में आपको डेवलपमेंट मिलेगी। उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यस, हम एक्सपेक्ट करते हैं जो आज की गवर्नमेंट है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्होंने वादे किए एंड उसकी सबसे बड़ी मिसाल है अभी बैक टू विलेज जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था। एंड इट वॉज वेरी बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि वहाँ पे ग्राउंड सतह पे हम गए, जो इनिशिएटिव जो ग्रीवेंस थी वो वहाँ पे गवर्नमेंट ने वो सुने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और उस पर काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में विश्वास के लिए विकास की अवधारणा मजबूत करने के मकसद से बैक टू विलेज कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 5000 अफसर 45,000 पंचायतों में जा रहे हैं और लोगों से उनकी जरूरी मुद्दों पर बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए हर जिले को 5 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अगर आपने कश्मीर जीतना है, कश्मीरियों का दिल जीतिए। देखिए 35 हटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 370 धारा हटने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस चीज का है, क्या ये लोग खुश हैं? अगर खुश नहीं है तो इन्हें खुश किस तरह किया जाता है, किस तरह किया जाएगा? देखो दबाने से कोई खुश नहीं हुआ है, दिल जीतने से हुआ है। तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करता हूँ वो कश्मीर आए और कश्मीरी नौजवानों का दिल जीतें। कश्मीर में जो बर्फबारी का मौसम होता है वो घुसपैठ का भी मौसम माना जाता है, यानी कि जितनी ज्यादा बर्फ उसके छुपते छुपाते किसी तरह से आतंकी पाकिस्तान की तरफ से भारत में दाखिल होते हैं। अब आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि अगर धारा 370 को हटाने के बाद और साथ में पाकिस्तान को लेकर अपनी कुछ नीतियां बदलने के बाद कुछ बदला है तो उन आंकड़ों में जरूर उसे दिखना चाहिए। आइए एक नजर हम उन आंकड़ों पर भी डालते हैं। घाटी की ये आवाज धारा 370 हटने के 4 महीने बाद की है। इस आवाज में अभी तक के प्रयासों से मिलने वाली संतुष्टि से अधिक आने वाले दिनों में आतंकवाद से मुक्ति की रोशन उम्मीदें हैं। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर एक बहुत बड़ी समस्या है कश्मीर की। देखिए टेरर हमेशा है कि नहीं है? बिल्कुल। जो टेरर है ये तो हमेशा समस्या रहती है। आप किसी भी जगह हो, कश्मीर को ना लें, कहीं भी लेंगे तो हालात सही होंगे तो सब लोग जो है वो शांति से रहते हैं। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया कि धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। 5 अगस्त को धारा 370 हटने के बाद से अब तक 24 आतंकवादी मारे गए। इस साल मारे गए कुल आतंकवादियों की संख्या सिर्फ 160 है, जबकि 2018 में यही संख्या 257 थी। अगर धारा 370 हटने के बाद 4 महीनों की कुल आतंकी गतिविधियों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो वो 88 है, जबकि धारा 370 हटने से 4 महीने पहले 106 आतंकी वारदात हो चुकी थी। आतंकवादी वारदातों में कमी भले ही आई हो, लेकिन घुसपैठ के मामलों में अभी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। गृह मंत्रालय की ही एक रिपोर्ट के हिसाब से धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की घटनाओं में इजाफा हुआ है। 5 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच घुसपैठ की 84 कोशिशें हुई, जबकि 9 मई से 4 अगस्त के बीच 53 घुसपैठ की कोशिशें हुई थी। तो गाड़ियाँ चलने लगी, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, यहाँ पे जो प्रोपेगेंडा फैला गया, यहाँ पे किलिंग्स हुई है। किलिंग्स कोई नहीं हुई सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, यस किलिंग्स हुई, बट वो मिलिटेंट्स की तरफ से हुई। यहाँ पे वो शॉपकीपर्स को मारा गया एंड ड्राइवर्स को मारा गया, बिकॉज कोई थ्रेट फैलाना था, यहाँ पे खौफ फैलाना था कि यहाँ पे कोई हालात ठीक ना रहे। 370 हटने के 70 दिन बाद टेलीफोन की घंटियां तो सुनाई देने लगी थी, लेकिन इंटरनेट के सिग्नल अब भी आना बाकी है। स्थानीय लोगों के बीच इंटरनेट की समस्या संचार के लिए एक बड़ी समस्या अब भी बनी हुई है। सरकार का दावा अक्सर यही होता है कि धीरे धीरे इंटरनेट की सुविधा भी शुरू कर दी जाएगी। जनता के मन में सवाल है कि आखिर कब? हम भी चीफ मिनिस्टर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद होता था, लेकिन 3.5 महीने के लिए इंटरनेट दुनिया में कभी बंद नहीं हुआ है। और इससे शिक्षा और स्वास्थ्य को नुकसान।
6 महीने के भीतर कई उपलब्धियां और कई चुनौतियां। यहाँ की परिस्थितियां अगर आप देखें तो एक अंतर्द्वंद्व सा नजर आएगा, क्योंकि लोग अगर चाहते भी हैं कि दुकानों के शटर खोले जाएं, बच्चे स्कूल जाएं, तो एक उनके मन में एक आतंक सा रहता है कि ऐसा करने पर क्या होगा। यानी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि लोगों को सुरक्षा भी मुहैया कराया जाए। क्या लोग यहाँ पर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? घाटी की समस्या पाकिस्तान से आने वाले आतंकी तो हमेशा से रहे हैं। बीते 70 सालों में समस्या ये भी रही कि हर साल स्थानीय नौजवान अलगाव और आतंक से प्रभावित होकर आतंक का चोला पहन लेते थे। कश्मीर की ये समस्या दिल्ली के गलियारों में भटके हुए नौजवान वर्सेस पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथी आतंकवाद के बीच फंसी रहती थी। अब क्या स्थिति है, आइए आपको वो भी समझा देते हैं। गृह मंत्रालय ने दावा किया है कि 370 हटने के बाद बीते 4 महीनों में अब तक सिर्फ 14 नौजवानों के आतंकवादी बनने की खबर मिली है, जबकि इससे पहले हर महीने करीब 10 से 12 कश्मीरी नौजवान आतंकवाद की ट्रेनिंग लिया करते थे। सुरक्षा बलों की सख्ती और मुस्तैदी की वजह से पुराने आतंकवादी मौत के घाट या तो उतारे जा चुके हैं या उतारे जा रहे हैं, जबकि नए रिक्रूटमेंट करने वाले अलगाववादी और कट्टरपंथी पहले से ही सरकारी शिकंजे में हैं। आतंकवादी बिल्कुल मैं कहूँगा कि एक तरीके से फेल हो चुके हैं। जिस तरीके से 5 अगस्त के बाद आतंकवादियों का अगर आप देखें कितने आतंकवादी मारे गए होंगे तब से लेकर के आज तक, तकरीबन 24 एक आतंकवादी मारे गए हैं 5 अगस्त से लेकर आज तक। इसी पीरियड में आज तक तकरीबन 160 इस साल आतंकवादी मारे गए, और कंपेयर करें हम पिछले साल तो 257 आतंकवादी मारे गए। ये क्या जाहिर करता है कि आतंकवाद के ऊपर एक तरीके से अंकुश लग चुका है। आतंकवादी घबराए हुए हैं। आतंकवादियों को मालूम है कि वो कहीं पर भी देखे जाएंगे तो मारे जाएंगे। यही एक कारण है कि आतंकवादी हैं, ये नहीं मैं कहूँगा कि आतंकवादी हैं नहीं, आतंकवादी हैं पर घबरा रहे हैं। और वो किसको टारगेट कर रहे हैं? जित माइग्रेंट लेबर के ऊपर, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, जिससे कि वो सारे के सारे जम्मू कश्मीर को छोड़ के भाग जाए। सारी दुनिया यह भी जान चुकी है कि 9/11 को अंजाम देने वाला और आतंकवादी संगठन अलकायदा का सरगना अगर कहीं पाया गया तो पाकिस्तान में पाया गया। सारी दुनिया यह भी जानती है कि 26/11 को अंजाम देने वाले संगठन लश्कर-ए-तोयबा के लोग भी वहां पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। मुंबई की घटना में जो 166 लोग मारे गए हैं, उन्हें और उनके परिवार को इंसाफ उस दिन मिलेगा जिस दिन 26/11 को अंजाम देने वालों को उनके अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। भारत में सुरक्षा तंत्र से वे कितने दिनों तक बचे रहेंगे, इसका फैसला देर या सवेर होकर रहेगा। जिक्र कश्मीर का चले तो पत्थरबाजी की ये तस्वीरें जहन में ताजा हो ही जाती हैं। क्या मोदी 2.0 में धारा 370 हटने के बाद ये तस्वीर बदली है? गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 5 अगस्त से लेकर 15 नवंबर के बीच पत्थरबाजी के नए 190 मामले सामने आए, जिनमें 765 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले 1 जनवरी 2019 से लेकर 4 अगस्त 2019 तक 361 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी, जो कानून व्यवस्था के लिए बड़ा सिरदर्द बनी हुई थी। आतंक और घुसपैठ के आंकड़ों से अलग घाटी की एक तस्वीर ये भी नजर आती है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल खुले और एग्जाम्स भी हुए। 10वीं की बोर्ड की परीक्षाओं में घाटी के 99.5% बच्चे शामिल रहे, जबकि 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का प्रतिशत 99.7 रहा। पिछले 4 महीनों के अंदर 3000 कश्मीरी नौजवानों ने सेना में भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि एसपीओ की 5199 पोस्ट के लिए 77,000 नौजवानों ने आवेदन किया। हमेशा हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सुधर नहीं सकता है, लेकिन पाकिस्तान को सुधारने के लिए भारत की नीतियों को
एक जैसा होना होगा और कड़ा होना होगा। पाकिस्तान के लिहाज से बयानबाजी तो बहुत हुई है, खासकर कश्मीर को लेकर जो भारत में हुआ, आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करने की उसने कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद जिन चीज़ों को लेकर हम पाकिस्तान से परेशान रहे हैं, क्या उन पर अंकुश लगाने में सरकार इन 6 महीनों में कामयाब हो पाई है? कश्मीर मुस्कुराया, पाकिस्तान बिलबिलाया। पाकिस्तानी आतंक का ऊंट इंडिया रूपी पहाड़ के नीचे आया। इंडिया फर्स्ट, पाकिस्तान वर्स्ट। भारत श्रेष्ठ हो, जन जन से जुड़ा हुआ हो, इसलिए एकता के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बीते 70 सालों में कोई दिन ऐसा नहीं रहा जब उसने आतंकवाद और आक्रमण के मंसूबों को अंजाम देने की साजिशें न रची हों। हर दौर में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पलट कर मारा। लेकिन बीते 6 महीनों की तस्वीर बताती है कि पाकिस्तानी आतंक की कमर पूरी तरह टूट चुकी है और वो अपनी ही मौत धीरे धीरे मर रहा है। जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 की जंजीरों से मुक्त हुआ तो पाकिस्तान के आतंकी रास्ते तंग होते चले गए। बाहर से घुसपैठ कराने में वो लगातार नाकाम है। घाटी के अंदर उसके समर्थक जेल या जहन्नुम में है। करतारपुर कॉरिडोर पर उसका मंसूबा पूरी तरह सामने आ चुका है। कंगाली से जूझता पाकिस्तान दुनिया में जहां मदद के लिए दौड़ता है, उसे वहां हिंदुस्तान की कूटनीति और विदेश नीति मुंह चिढ़ाती सामने खड़ी नजर आती है। कश्मीर पर वो दुनिया के जिस मंच पर रोता है, वहां उसके आंसू पोंछने कोई आता नहीं। सबसे बड़ी बात यह कि आंतरिक रूप से सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों में बंटे पाकिस्तान के सामने हिंदुस्तान ने नई चुनौतियां पेश कर दी हैं। पीओके, गिलगित और बाल्टिस्तान के रूप में विभाजन का जो नया नक्शा हिंदुस्तान ने रख दिया है, उसने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? पिछले 6 महीनों में हिंदुस्तान की आक्रामकता पाकिस्तान के लिए अप्रत्याशित है। एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के इन 6 महीनों में भारत के डिप्लोमेसी का जो डंका है पूरी दुनिया में बजा है। पाकिस्तान को जिस तरीके से आतंकवाद के सवाल पर इन 6 महीनों में भारत ने आइसोलेट किया, आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी ये 6 महीने बेहद अहम रहे हैं। जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 को हटाया गया, तब सरकार ने बहुत सारी पाबंदियां लगाई। कुछ पाबंदियां अभी भी जारी हैं। बहुत आलोचना सरकार की हुई कि कश्मीर को एक तरह से बांधा जा रहा है, लेकिन अगर पीछे पलट कर देखिए तो आप ये बात मानेंगे कि जिस तरह से हालात बिगड़ सकते थे, उस तरह से हालात बिगड़े नहीं। तो जब सरकार की उपलब्धियों की गिनती होती है, तो स्थिति को नियंत्रण में रखना एक और बड़ी उपलब्धि, खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर को लेकर निर्णय आया। अयोध्या में श्री राम लला की जन्मभूमि को लेकर 5 शताब्दियों का विवाद था। आजाद भारत के 70 सालों में यह देश का सबसे बड़ा मुकदमा बना रहा। समय समय पर शहादत, सियासत और शिकायत का सिलसिला चलता रहा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस सबसे पुराने विवाद का निपटारा कर दिया। अयोध्या पर फैसले के साथ ही 9 नवंबर की ये तारीख हमें साथ रहकर आगे बढ़ने की सीख भी दे रही है। आज के दिन का संदेश जोड़ने का है, जुड़ने का है और मिलकर जीने का है। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मोदी 2.0 का सीधा कोई रोल नहीं, लेकिन जिस तरह इस अति संवेदनशील मुद्दे पर देश में शांति बनी रही, जहां तक कि एक भी घटना पूरे देश में कहीं से भी हिंसा की नहीं हुई, उसका श्रेय मोदी 2.0 के दौरान तैयार किए गए शांति और सुरक्षा के माहौल को जाता है। पूरे देश ने भाईचारे की नई मिसाल कायम की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला विवादित स्थान पर राम मंदिर के पक्ष में दिया है, लेकिन यहीं से मोदी 2.0 की नई चुनौती भी शुरू होती है।
सरकार को एक ऐसा ट्रस्ट बनाना है जो राम मंदिर निर्माण की पूरी रूपरेखा तय करेगा। मोदी 2.0 की सबसे शुरुआती काम की जब समीक्षा होगी तब 3 तलाक के मुद्दे को हमेशा के लिए दफन करने की बात भी दोहराई जाएगी। मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल में 3 तलाक को खत्म करने की तमाम कोशिशों में कामयाब नहीं हो पाई थी, लेकिन मोदी 2.0 के शुरू में ही 3 तलाक के मुद्दे को दोनों सदनों से पास कराया। आप में हिम्मत है तो आइए खुले मैदान में और घोषणा कीजिए कि हम फिर से 3 तलाक का कानून लाएंगे। कर लो, नहीं करेंगे। सरकार की कामयाबी इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि राज्यसभा में बहुमत न होने के बावजूद राजनीतिक रूप से रणनीतिक कुशलता से इसे पास कराया गया। सरकार ने इसे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के सशक्तिकरण से जोड़ा। आदाब, कैसी हैं आप? जीते रहे, बस आप जीते रहे। अच्छी हैं? आपके होते अगर मैं खराब हो गई तो जिंदगी बेकार है। कई बार कई रास्तों पर चलने से आप इसीलिए बचते हैं क्योंकि वो रास्ते कठिन होते हैं। मोदी सरकार के 6 महीने के रास्तों की अगर हम बात करें तो कठिनाई भी रही है, कुछ नाकामी भी रही है, कुछ सफलताएं भी रही हैं, लेकिन किसी रास्ते से वो बचे नहीं हैं। 3 तलाक को लेकर जो फैसला आया वो ले लीजिए या फिर अब एनआरसी का मुद्दा ले लीजिए। एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर तैयार करने का काम बीते कम से कम 5 दशक से भारतीय राजनीति की एक ऐसी सच्चाई बना हुआ था जिसे छूना कोई नहीं चाहता था। इसके तहत देश में घुसपैठियों और शरणार्थियों के अंतर को स्पष्ट करना है। मोदी 2.0 के शुरुआती दिनों में ही असम में इसे न सिर्फ लागू किया गया बल्कि 2024 तक पूरे देश में इसे लागू करने की घोषणा भी की जा चुकी है। 2024 के पहले इस देश में से एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आप जनता के लिए काम कीजिए। जनता ने आपको चुनकर भेजा है। आपका दिमाग तो दिन रात नफरत फैलाने में लगा रहता है, हिंदू मुसलमान में लगा रहता है, मंदिर मस्जिद में लगा रहता है, पूर्वांचलियों के खिलाफ नफरत फैलाने में लगा रहता है। अब तुम एनआरसी की नौटंकी लेके आ रहे हो, कह रहे हो पूरे देश से हम पूर्वांचलियों को भगाएंगे। तो ये जो एक पूरा इनका सोचने का, काम करने का तरीका है, वो मूलतः इस देश की जनता के हितों के खिलाफ है। मोदी सरकार के लिए एनआरसी लागू करना एक ऐसा मुद्दा है जिसमें खुद उनके अपने ही साथी साथ नहीं हैं। विरोध के स्वर तीखे और ऊंचे हैं। এইখন এনআরসি ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে বিশ্বাস নকৰে। সুপ্রিম কোর্টত কেস হক, আমি সুপ্রিম কোর্টত স্পষ্টভাৱে কম যে বিজেপি রিজেক্ট দিস এনআরসি। ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে এই এনআরসি খনত বিশ্বাস নকৰে। আমাৰ ই কোনো জাতীয় দলিল নহয়। নাগৰিকত্ব বিল পাছ হৈ যাওক, ভাৰত মাতৃৰ সন্তানসকল সুৰক্ষিত হওক। सहयोगियों के विरोध के बावजूद मोदी सरकार इस पर दृढ़ है, लेकिन एनआरसी से पहले सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को पास कराना चाहती है। बिल को कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। अब असली रण लोकसभा और राज्यसभा में होना है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के तहत जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी भारत में 6 साल से रह रहे हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। इन धर्मों से संबंधित जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के संकट को बचाने के लिए भारत आए हैं, उन्हें सरकार नागरिक के तौर पर मान्यता देगी। सरकार का पक्ष ये है कि इन धर्मों के लोगों के लिए धार्मिक आधार पर भारत ही उपयुक्त स्थान हो सकता है। इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाकर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये सारे धर्म के शरणार्थी जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं, उनको वो बिल के अंदर नागरिकता देने का प्रोविजन है। हालांकि सरकार के इस कदम का विरोध भी सियासत के मैदान में जमकर हो रहा है। कहूं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है, क्योंकि हमारा स्वतंत्र संघर्ष में, स्वतंत्र आंदोलन में यही बड़ा प्रश्न था। कुछ लोग कहते थे कि मजहब के बुनियाद में एक देश साबित होता है। वो था आइडिया ऑफ पाकिस्तान। वो लोग पाकिस्तान को बना दिया।
6 महीने में अर्थव्यवस्था को लेकर भी कई सवाल उठे जो कि सरकार को असहज करते रहे हैं। सरकार पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि वो सुनने को ही तैयार नहीं है और इस समस्या को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इतना समझना होगा कि ये तो 6 महीनों की बात थी, अभी आने वाले दिनों में भी अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती है। बीते 6 महीनों में अगर 370, 3 तलाक, राम मंदिर और पाकिस्तान के मामलों में बड़े मील के पत्थर पार हुए हैं, तो मंदी और महंगाई जैसी बड़ी चुनौतियां अभी भी सरकार के सामने बड़ा सवाल बनकर खड़ी हैं। Mr. Amit Shah and Mr. Narendra Modi live in their own imagination. They have no contact with the outside world. They live in their own world and they fantasize about things. That is why the country is in such trouble. 10% से ज्यादा महंगाई और 5-6% ग्रोथ रेट। अब महंगाई पिछले 5 वर्ष में 4% रही है। प्याज का जो अभी एक संकट है वो एक तात्कालिक संकट है। अगर आर्थिक तरक्की को आंकड़ों के आधार पर नापा जाता है तो आंकड़े अर्थव्यवस्था की बहुत अच्छी तस्वीर नहीं बनाते। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 4.5% रह गई है। ये दर बीते 6 साल की सबसे निम्न दर है। There is no one today that can deny the sharp slowdown in India's economy and its disastrous consequences. The aspirations of our people want that this country should grow at 8 to 9%. अगर सिर्फ 6 महीने की नहीं बल्कि बीते 6 साल का मोदी सरकार का आकलन किया जाए तो अर्थव्यवस्था की गिरती सेहत अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार के दावे तो कई हैं इससे निपटने के लिए, लेकिन जिस तरह बेरोजगारी और महंगाई का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है वो विकट स्थिति उत्पन्न करता है। जो स्लोडाउन है और जीडीपी की दर सब जो गिरावट आ रही है वो दुनिया के परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान में कम आई और यहाँ पर मंदी भी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में कम है। The Prime Minister has been unusually silent on the economy. He has left it to his ministers to indulge in bluff and bluster. The net result, as economists put it, is that the government has turned out to be an incompetent manager of the economy. प्याज के दाम में बढ़ोतरी यूं तो सीजनल होती है, लेकिन इस बार सरकार जब 6 महीनों की उपलब्धियों का जिक्र कर रही है तब लोगों की नाराजगी को भी इसी में शामिल करना होगा। अगर ये समस्या सीजनल होती है तो समय रहते इसका प्रबंध न होना भी सवालों के घेरे में आता है। मैं शाकाहारी आदमी हूँ और शाकाहारी में मैंने कभी प्याज का चखा ही नहीं है, तो मुझे जैसे आदमी को क्या मालूम प्याज का क्या है। ये जितने भी आपके इकोनॉमिक सेक्टर में काम किया है, कॉर्पोरेट टैक्स से लेकर के इनकम टैक्स से लेकर के सरलीकरण से जीएसटी का लेकर के बहुत तेजी से फैसले लिए हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह उद्धव ठाकरे की सरकार कांग्रेस और एनसीपी की मदद से बनी वो सिर्फ एक गैर बीजेपी सरकार का बनना नहीं था, बल्कि एनडीए के सबसे विश्वस्त और पुराने साथी का गठबंधन की गांठ खोलकर चले जाना भी था। हरियाणा की तस्वीर भी मोदी 2.0 के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं रही। यहाँ बीजेपी अपने दम पर बहुमत से दूर रह गई और उसे गठबंधन में सरकार बनानी पड़ी। मोदी 2.0 में एनडीए की कमजोरी की सबसे मजबूत तस्वीर झारखंड चुनावों में देखने को मिल रही है। जेडीयू, एलजेपी और आजसू जैसे साथी खुद बीजेपी के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं। कभी तेज रफ्तार तो कभी स्पीड ब्रेकर पर धीमी रफ्तार वाली गाड़ी की तरह मोदी 2.0 के 6 महीने तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन कामयाबियों से ज्यादा चर्चा चुनौतियों की है और ये चुनौतियां ही मोदी सरकार के बचे 4.5 साल की सरकार की अग्नि परीक्षा है। ये आधे साल का रिपोर्ट कार्ड था। 4.5 साल की परीक्षाएं अभी बाकी हैं। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत।